नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम उत्तराखंड के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, यह सीरीज दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। दोस्तों, इसमें हम दोस्तों उत्तराखंड के विभिन्न एग्जाम्स पेपर्स को हल करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आज इस सीरीज की हमारी चौथी क्लास होने जा रही है दोस्तों, जिसमें हम उत्तराखंड स्क्रीनिंग प्रवक्ता 21 मार्च 2021 के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसमें बहुत ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं जिस पे हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1922 में बैरिस्टर मुकंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया दोस्तों। तो दोस्तों, बैरिस्टर मुकंदी लाल की बात करें तो इनका जन्म 1805 में चमोली जिले में हुआ था। दोस्तों याद रखेंगे, इनका जो जन्म हुआ था 1805 में चमोली जिले में हुआ था। मौलाराम के चित्रों को जो है इन्होंने बहुत प्रसिद्धि दिलाई और 1969 में दोस्तों, यानी कि 1969 में जो है दोस्तों इन्होंने गढ़वाल पेंटिंग्स जो नामक पुस्तक है उसका प्रकाशन किया। और 1922 में दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1922 में बैरिस्टर मुकंदी लाल ने मेजनी के यंग इटली की तर्ज पर जो है युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर जो है तरुण कुमाऊं तरुण कुमाऊं जो है मासिक पत्रिका थी उसका संपादन किया था। दोस्तों याद रखेंगे, मेजनी के यंग इटली की तर्ज पर इन्होंने तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादन किया था। 1938 में नरेंद्र शाह द्वारा इन्हें टिहरी राज्य हाई कोर्ट का जो है जज भी नियुक्त किया था दोस्तों। और 1923 व 26 में जो है यह स्वराज दल के टिकट से जो है चुनाव भी लड़े थे। तो इनके बारे में यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप याद रखिएगा। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना हुई दोस्तों वह हुई थी 23 जनवरी 1939 को दोस्तों। 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। कहाँ दोस्तों? देहरादून। और देहरादून के भी चक्कू बाला में दोस्तों। देहरादून के चक्कू बाला में जो है दोस्तों 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अध्यक्ष थे दोस्तों एमएन राय जो थे इसके अध्यक्ष थे। और जो सचिव थे वह कौन थे? तो सचिव जो थे दोस्तों श्री देव सुमन जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल के सचिव थे दोस्तों। अब बात करते हैं इसे टिहरी राज्य द्वारा संवैधानिक दर्जा कब दिया गया टिहरी राज्य प्रजामंडल को दोस्तों। तो 21 अगस्त 1946 को टिहरी राज्य द्वारा जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यह कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे। तो दोस्तों कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमि की नाप करने वाला जो अधिकारी होता था दोस्तों उसे कत्यूरी काल में प्रभावतार कहते थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है दोस्तों, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया दोस्तों। तो बताइए किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जो है जैविक कृषि अधिनियम पारित किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2019 में। 2019 में जो है दोस्तों उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया दोस्तों। जैविक कृषि यानी कि दोस्तों कृषि को परंपरागत तरीके से, यानी कि परंपरागत खाद के तरीके से, जैसे जैविक खाद बनाया जाता है, यानी कि
गाय के मल से दोस्तों या पशुओं के मल से जो है जैविक खाद बनाया जाता है, उस तरीके से जो है दोस्तों कृषि परंपरागत तरीके से करने के लिए जो है जैविक कृषि अधिनियम पारित किया दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, महिमा वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है दोस्तों? महिमा वर्मा है दोस्तों उत्तराखंड की एक महिला है और इनका संबंध किससे है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। जो महिमा वर्मा है दोस्तों, इनका संबंध जो है क्रिकेट से है दोस्तों, और यह उत्तराखंड की निवासी हैं दोस्तों। तो यह याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बन सकता है कि महिमा वर्मा का संबंध जो है किस खेल से है दोस्तों? तो क्रिकेट से। अब बिना देर करते हुए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। 2016 में दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जो है अपना पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। अब देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, नायक समाचार में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नायक समाचार में सुधार हेतु जो है दोस्तों किस वर्ष जो है नायक बालिका रक्षा कानून जो है दोस्तों वह पारित किया गया। तो बात कर लेते हैं दोस्तों नायक जाति के बारे में। तो नायक जाति की उत्पत्ति कब हुई थी दोस्तों? तो नायक जाति की उत्पत्ति जो हुई थी जब भारती चंद्र ने दोस्तों, जब भारती चंद्र ने जो है डोटी पर आक्रमण किया था। डोटी दोस्तों, डोटी किसे कहा जाता था उस समय? तो नेपाल को, नेपाल को डोटी कहा जाता था दोस्तों। तो जब भारती चंद्र ने डोटी पर अपना आक्रमण किया था दोस्तों, तो उन्होंने जो है डोटी की महिलाओं से, जो भारती चंद्र की सेना थी, उन्होंने डोटी की महिलाओं के साथ अवैध संबंध स्थापित किए थे और उनसे उत्पन्न संतानों को दोस्तों भारती चंद्र की सेना ने जो है डोटी की महिलाओं के साथ अवैध संबंध जो है स्थापित किए थे और उनसे उत्पन्न जो संतानें थी दोस्तों उन्हें नायक जाति कहा गया दोस्तों। ठीक है, यह याद रखेंगे कि नायक जाति किसे कहा जाता है? तो अवैध संतानों को, यानी कि जो भारती चंद्र के सैनिकों की अवैध संतानें हैं उसे नायक जाति कहा जाता है दोस्तों। अब बात करें नायक बालिका रक्षा कानून के बारे में दोस्तों। तो नायक बालिका रक्षा कानून कब आया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1929 में दोस्तों। 1929 में जो है दोस्तों नायक बालिका रक्षा कानून जो है आया। और किसने पेश किया था दोस्तों? तो डॉक्टर मशाल सिंह ने। नायक बालिका रक्षा कानून किसने पेश किया था? डॉक्टर मशाल दोस्तों, डॉक्टर मशाल सिंह ने पेश किया था नायक बालिका रक्षा कानून 1929 में यूपी की प्रांतीय विधानसभा में। अगर बात करें हम नायक सुधार समिति की, तो दोस्तों नायक सुधार समिति कब बनी दोस्तों? 1919 में जो है नायक सुधार समिति बनी। और 1924 में दोस्तों 1924 में कमिश्नर स्टाइप ने इस समिति की अध्यक्षता की और नायक बालिका रक्षा कानून 1929 में मशाल सिंह द्वारा यूपी की प्रांतीय काउंसिल या विधानसभा में रखा गया। तब से इसे कुछ हद तक जो है इस जाति में सुधार आए हैं, किंतु संविधान लागू होने के बाद से पूर्णतः ऐसी प्रथाओं को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी नायक जाति के संबंध में। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी ने जो है 1917 के कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पहले अधिवेशन के बारे में दोस्तों। तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था?
1917 में दोस्तों कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों? तो अध्यक्षता की थी हमारे जयदत्त जोशी ने दोस्तों। जयदत्त जोशी ने जो है कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कार्य क्या था प्रथम अधिवेशन का? इसका लक्ष्य था कि दूरस्थ गांव तक परिषद का प्रचार प्रसार करना था, जिसके लिए प्रचार प्रसार समिति बनाई गई दोस्तों। और इसमें अध्यक्ष थे, प्रचार प्रसार समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, लक्ष्मी दत्त शास्त्री। लक्ष्मीदत्त शास्त्री जो थे दोस्तों प्रचार प्रसार समिति के अध्यक्ष थे। और प्रथम अधिवेशन में ही कुमाऊं परिषद दो भागों में बट गया दोस्तों। प्रथम अधिवेशन में दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल दोस्तों। नरम दल व गरम दल में जो है प्रथम अधिवेशन में कुमाऊं परिषद दो भागों में बट जाता है। दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी तारादत्त गरोला 1918 में हुआ। तीसरा 1919 कोटद्वार बीडी जोशी। चौथा अधिवेशन 1920 काशीपुर हरगोविंद पंत ने अध्यक्षता की। 1923 में दोस्तों पांचवा अधिवेशन टनकपुर बीडी पांडे ने अध्यक्षता की। और छठा अधिवेशन 1926 गन्नियातोली रानीखेत अल्मोड़ा और बैरिस्टर मुकंदी लाल ने अध्यक्षता की दोस्तों। और इसी अधिवेशन में कुमाऊं परिषद का विलय जो है कांग्रेस में कर दिया गया दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कुमाऊं परिषद के संबंध में। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों हमसे पूछा गया है जो कुटीर ज्योति योजना है वह किससे संबंधित है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो आप सोच रहे हैं वह बिल्कुल नहीं होगा। जो कुटीर ज्योति योजना है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों विद्युत से। विद्युत से जो है दोस्तों कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। मुझे पता है आपने क्या सोचा होगा दोस्तों। आप सभी ने जो है सोचा होगा कि जो कुटीर ज्योति योजना है दोस्तों, ज्योति शब्द का उल्लेख आया तो यह जो है योजना आंखों से संबंधित होगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुटीर ज्योति योजना है वह विद्युत यानी कि बिजली दोस्तों, विद्युत से संबंधित है दोस्तों। दोस्तों हर बार जैसा हम सोचते हैं सत्य उससे परे ही होता है दोस्तों। वास्तविकता कुछ और होती है दोस्तों। हमारी सोच के अनुसार वास्तविकता जो है दोस्तों हर बार नहीं हो सकती। हमारी सोच से ही परे होती है वास्तविकता दोस्तों। तो याद रखना, जो कुटीर ज्योति योजना है वह विद्युत से संबंधित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है दोस्तों। निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों वह कौन सी महिला है जिसे भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मिता देवरानी। स्मिता देवरानी को जो है दोस्तों भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया दोस्तों। अब बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला है। निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा। जो प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे दोस्तों उनके द्वारा लाल किले की प्राचीर से जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो है दोस्तों घोषणा की गई दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब किया गया दोस्तों। तो 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। और एच.डी. देवगौड़ा ने जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं 1996 की दोस्तों। 1996 में यानी कि 15 अगस्त 1996 में दोस्तों। 15 अगस्त 1996 दोस्तों यह वो दिन था जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी दोस्तों। उत्तरांचल गठन के समय केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोस्तों यानी कि एनडीए की सरकार थी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी की। उन्होंने जो है उस सरकार ने उत्तरांचल गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे राजनाथ सिंह थे दोस्तों।
तो याद रखेंगे केंद्र में एनडीए की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री हैं दोस्तों। 27 जुलाई 2000 को 27 जुलाई 2000 को जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से प्रस्तुत हुआ और 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से पारित हुआ। 9 नवंबर को 27वें राज्य के रूप में जो है 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य जो है अस्तित्व में आया था दोस्तों। ठीक है, और 9 नवंबर 2000 से दोस्तों 1 जनवरी 2007 तक जो है इसका नाम उत्तरांचल रहा और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया। तो यह कुछ जानकारी थी, आप याद रखिएगा। अब बिना देरी करते हुए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अगला, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयानंद भारती। जो जयानंद भारती है दोस्तों उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। अब डोलापाल के आंदोलन का जिक्र क्या है दोस्तों, तो डोलापाल की यानी कि जयानंद भारती ने जो है 1930 में जो है दोस्तों डोलापाल की आंदोलन शुरू किया। यह जो है जो शिल्पकार या निम्न वर्ग था, तो उन्हें जो है दोस्तों शादी विवाह के बाद जो है उन्हें डोली में नहीं बैठने दिया जाता था दोस्तों। यह कुछ अमान्य प्रथाएं थी दोस्तों जो सवर्ण वर्ग के द्वारा मानी जाती थी, और जो निम्न वर्ग था उन्हें जो है शादी के दौरान या विवाह के अवसरों पर जो है डोली में नहीं बैठने दिया जाता था, जिसका जो है जयानंद भारती ने विरोध किया और उत्तराखंड में डोलापाल की आंदोलन जो है इसको खत्म करने के लिए चलाया था दोस्तों। तो कुछ कुप्रथाएं थी दोस्तों जो अपनाई गई थी, लेकिन डोलापाल के आंदोलन से दोस्तों जयानंद भारती ने जब चलाया तो इन कुप्रथाओं का अंत किया गया दोस्तों। तो याद रखेंगे जयानंद भारती डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता थे दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की दोस्तों। तो उत्तराखंड की वह कौन सी तहसील है दोस्तों जिसने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक वृद्धि दोस्तों सर्वाधिक दर्ज की दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भिकियासैंण दोस्तों। भिकियासैंण जो है दोस्तों वह तहसील है उत्तराखंड की जिसने 2001 से 11 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि जो है दोस्तों दर्ज की। अब बात कर लेते हैं भिकियासैंण कहाँ पर है दोस्तों, तो भिकियासैंण अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है दोस्तों। वह कौन सा युग्म है जो गलत है, तो दोस्तों ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कफनी ग्लेशियर। तो कफनी ग्लेशियर जो है दोस्तों बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों रालम ग्लेशियर। तो रालम ग्लेशियर भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ में दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा दोस्तों नामिक ग्लेशियर। तो दोस्तों नामिक ग्लेशियर इसमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि बागेश्वर में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा गलत युग्म है दोस्तों, क्योंकि जो नामिक ग्लेशियर है दोस्तों, जो नामिक ग्लेशियर है दोस्तों वह कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। नामिक ग्लेशियर जो है दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। पिथौरागढ़ के ग्लेशियर्स की एक ट्रिक आती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। नमक, पी, पीना, पिनोरा, लास है दोस्तों। यानी कि नमक से यानी कि नामिक ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर दोस्तों, फिर पी से पिनोरा ग्लेशियर दोस्तों, फिर रालम ग्लेशियर, लासर ग्लेशियर, सोमकल्पा ग्लेशियर और हीरामणि ग्लेशियर। तो दोस्तों यह सारे ग्लेशियर जो हैं दोस्तों पिथौरागढ़ के ग्लेशियर आते हैं। बात करें ऑप्शन नंबर डी की खतलिंग ग्लेशियर की दोस्तों, तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में स्थित है। बेलंगना नदी का जल स्रोत है दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर। तो यह याद रखेंगे दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं कुड़िंद मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है थत्यूड़ टिहरी गढ़वाल से दोस्तों। तो बिल्कुल ठीक है, जो थत्यूड़ है दोस्तों टिहरी गढ़वाल का, वहां से कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों। देवडोंगा पुरोला
आदि से यज्ञ वेदिका और कुलिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है, उत्तरकाशी में। और कत्यूर घाटी दोस्तों, कत्यूर घाटी बागेश्वर कुमाऊं से भी कुलिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी स्थलों से। इन सभी स्थलों से दोस्तों जो है कुलिंद मुद्राएं प्राप्त की गई हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कुलिंद राजवंश की। तो कुलिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों, बताइए। कुलिंद राजवंश का जो था सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो अमोघभूति दोस्तों। अमोघभूति जो है दोस्तों कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों। कौन था, अमोघभूति दोस्तों। अमोघभूति दोस्तों कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों। बात करते हैं कुलिंद वंश के शासनकाल की। तो दोस्तों 300 से 200 ईसा पूर्व, 300 से 200 ईसा पूर्व जो है दोस्तों कुलिंद वंश का शासनकाल आता है। शैव और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। प्रथम राजधानी कलकूट देहरादून दोस्तों, यानी कि जिसे वर्तमान में कालसी के नाम से जाना जाता है, यह प्रथम राजधानी थी दोस्तों। दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नगर उत्तरकाशी में दोस्तों। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति जो है कुलिंदों को कहा जाता है। कुलिंदों की जानकारी के स्रोत जो है दोस्तों वह उनकी मुद्राएं हैं। अगर अन्य स्रोतों की बात करें, पाणिनि की अष्टाध्यायी, चाणक्य की अर्थशास्त्र, विष्णु पुराण दोस्तों, और महाभारत में द्विज के नाम से कुलिंदों को जाना जाता है। इनकी 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों, एक अमोघभूति प्रकार की, एक अल्मोड़ा प्रकार की और एक छत्रेश्वर प्रकार की दोस्तों। जब हम कुलिंद वंश विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो इन सभी मुद्राओं के बारे में, अमोघभूति के बारे में और इनके राज्य विस्तार के बारे में जो है दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ेंगे दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से मैती आंदोलन के जनक है दोस्तों। तो बताइए कि मैती आंदोलन का जनक कौन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कल्याण सिंह रावत जो है दोस्तों मैती आंदोलन के जनक हैं दोस्तों। कल्याण सिंह रावत जो है ग्वालदम इंटर कॉलेज दोस्तों, ग्वालदम इंटर कॉलेज के एक शिक्षक है दोस्तों, जिन्होंने मैती आंदोलन की शुरुआत जो है कब की, 1996 में दोस्तों। कल्याण सिंह रावत ने 1996 में जो है मैती आंदोलन की जो है दोस्तों शुरुआत की दोस्तों। ग्वालदम इंटर कॉलेज के एक शिक्षक थे। इस आंदोलन के तहत दोस्तों, इस आंदोलन के तहत जो है विवाह के अवसर पर वर वधू जो है एक पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा जो है लड़की के मायके वाले करते हैं दोस्तों। और मैती आंदोलन को मूर्त रूप किसने दिया, तो हिमालय वन्यजीव संस्थान ने दोस्तों। मैती आंदोलन को जो मूर्त रूप दिया, हिमालय वन्यजीव संस्थान ने दोस्तों। मैती आंदोलन को जो है मूर्त रूप हिमालय वन्यजीव संस्थान ने दिया, जिसकी स्थापना 1974 में 1974 में जिसकी स्थापना जो है कल्याण सिंह रावत ने की थी दोस्तों। तो याद रखेंगे हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई, 1974 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा। और मैती आंदोलन भी कल्याण सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया 1996 में दोस्तों। तो यह कुछ अलग जानकारी थी इसके संबंध में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है दोस्तों। तो देख लेते हैं उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर है कुली बर्दाश्त दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में बेगार प्रथा जो है कुली बर्दाश्त के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है कुली उतार के रूप में, बिल्कुल सही, कुली उतार के रूप में भी पाई जाती है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हमारा कुली बेगार के रूप में। तो कुली बेगार के रूप में भी उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पाई जाती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह सभी रूपों में जो है दोस्तों उत्तराखंड में बेगार प्रथा पाई जाती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुली बेगार की। तो कुली बेगार प्रथा जो थी वह बिना मजदूरों के, जो बिना मजदूरी है दोस्तों, यानी कि मजदूरी नहीं दी जाती थी मजदूरों को, और काम करवाने की जो प्रथा थी वह थी कुली बेगार दोस्तों। बात करें कुली उतार प्रथा के बारे में, तो न्यूनतम मजदूरी पर जबरन श्रम जो था वह कुली उतार प्रथा थी। और बात करते हैं कुली बर्दाश्त के बारे में, तो मुफ्त में खाना उपलब्ध कराने की प्रथा थी कुली बर्दाश्त, जो कि हमेशा सवर्ण वर्ग के कृषक से ली जाती थी। और एक प्रथा आती है दोस्तों हल्क बेगार भी आती है, हल्क बेगार दोस्तों।
इसको भी याद रखेंगे। हल्क बेगार प्रथा आती है दोस्तों, यह व्यवस्था 1891 में जो है 1891 में बंद कर दी गई, और यह जो है एक निःशुल्क डाक की व्यवस्था थी दोस्तों। निःशुल्क डाक की जो है दोस्तों व्यवस्था थी। 13 जनवरी 1921 को 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर के उत्तरायणी मेले के अवसर पर बेगार को बंद करने के लिए धरने पर बैठे थे। और 14 जनवरी 1921 को बी.डी. पांडे के नेतृत्व में जो है कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर मैनुअल ऑर्डर्स को फाड़कर जो है सरयू नदी में समाहित कर दिया गया दोस्तों, और अनौपचारिक रूप से इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अगर बात करें औपचारिक रूप से इस प्रथा को कब समाप्त किया गया, तो 1923 में दोस्तों, 1923 में औपचारिक रूप से कुली प्रथा को यानी कि बेगार प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो उत्तराखंड के इतिहास में दोस्तों बेगार प्रथा का अपना एक अलग ही विस्तृत इतिहास आता है। 105 वर्षों तक चली है बेगार प्रथा दोस्तों। तो जब कब हम कुली बेगार प्रथा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो दोस्तों इसके बारे में संबंधित या इससे संबंधित फैक्ट्स भी बिल्कुल विस्तृत रूप से हम जानेंगे दोस्तों। 1874 के शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट दोस्तों, यह भी फैक्ट जान लीजिए। 1874 के शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत कुली बेगार प्रथा को कानूनी मान्यता दी गई दोस्तों। तो इस प्रथा में बहुत कुछ है जानने के लिए दोस्तों, और इससे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा ही हमारे एग्जाम्स में। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो बताइए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1979 में दोस्तों, 1979 में दोस्तों, 24-25 जुलाई दोस्तों, 24-25 जुलाई 1979 में मसूरी में आयोजित दोस्तों पर्वतीय जन विकास सम्मेलन। याद रखेंगे किस सम्मेलन में? पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में जो है यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ दोस्तों। इसके प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति देवीदत्त पत को बनाया गया। और यह भी याद रखेंगे यूकेडी का जो विभाजन है दोस्तों वह 1987 1987 में हुआ, और बागडोर यूकेडी की किसके हाथ में आ गई? काशी सिंह एरी ने इसकी बागडोर फिर विभाजन होने के बाद संभाली दोस्तों। और यूकेडी के त्रिवेंद्र सिंह पवार आते हैं दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह पवार, यह भी नाम याद रखेंगे। इन्होंने 1987 में ही दोस्तों संसद में पत्र बम फेंका था। यूकेडी का जो पहला ब्लूप्रिंट आया दोस्तों वह 1992 में आया। याद रखेंगे इस फैक्ट को भी। 1992 में यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट आया जिसको काशी सिंह एरी ने रखा, और गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया गया और उसका नाम चंद्रनगर रखा गया दोस्तों। तो यह कुछ अन्य जानकारी थी इसके संदर्भ में। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला कौन है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों उत्तराखंड के निम्न महिलाओं में से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हंसा मंडाल। हंसा मंडाल जो है उत्तराखंड की महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो दोस्तों वह कौन सा गढ़वाल नरेश था जिसने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी फतेहपति शाह दोस्तों। फतेहपति शाह दोस्तों, फतेहपति शाह ने गढ़वाल नरेश थे फतेहपति शाह, और उन्होंने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था। बात करते हैं गुरु राम राय दोस्तों 1676 में दोस्तों देहरादून आए थे, और कई किताबों के अनुसार जो है या इतिहासकारों के अनुसार इनके आगमन की तिथि 1699 भी आती है दोस्तों। टिहरी नरेश जो थे फतेहपति शाह ने जो है दोस्तों गुरु राम राय को 3 गांव जो है दान में दिए थे आश्रय के लिए दोस्तों, खुरबड़ा, चमासारी और राजपुर।
याद रखेंगे फिर से, खुरबुड़ा, चमासारी और राजपुर जो है दोस्तों फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को दान में दिए थे दोस्तों, जब उनको आश्रय प्रदान किया था दोस्तों। और 1699 में ही यहाँ पर गुरु राम राय ने मुगल शैली के गुरुद्वारे की नींव रखी दोस्तों, जिसका निर्माण बाद में 1707 में उनकी पत्नी पंजाब कौर पूर्ण करवाती है। और यहीं पर दोस्तों गुरु राम राय के जन्म दिवस पर जो है झंडा मेला लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, झंडा मेला भी गुरु राम राय की याद में जो है प्रतिवर्ष देहरादून में लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है दोस्तों? तो गुरु राम राय के जन्म दिवस पर 15 दिनों का झंडा मेला लगता है दोस्तों। 15 दिनों का झंडा मेला इनके जन्म दिवस पर लगता है। और होली के 5वें दिन हर वर्ष लगता है दोस्तों। और 1950 में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1950 गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना की गई थी दोस्तों। और संस्थापक थे दोस्तों महंत इंद्रेश चरण दास दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों क्वेश्चन 21, चंद वंश के शासन काल में सिरती था दोस्तों। तो बताइए जो चंद वंश के शासन काल में जो सिरती था वह क्या था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक भूमिकर। चंद वंश के शासन काल में जो दोस्तों सिरती था एक भूमिकर था दोस्तों। भूमिकर जो है चंद वंश के शासन काल में सिरती एक भूमिकर था दोस्तों। तो करों को क्या कहा जाता है चंद शासन काल में दोस्तों? तो 36 रकम और 32 कलम दोस्तों। 36 रकम और 32 कलम के नाम से जो है करों को जाना जाता है चंदों के शासन काल में दोस्तों। सिरती की बात करें, एक प्रकार का नगद कर होता था जो तराई और भावर के भोटियाओं से वसूल किया जाता था दोस्तों। सिरती के बारे में बात कर लेते हैं। एक प्रकार का जो है नगद कर होता था जो तराई भावर के भोटियाओं से लिया जाता था दोस्तों। चंद शासकों के समय सभी करों को जो है 36 रकम व 32 कलम के नाम से जाना जाता था, जिसके अंतर्गत दोस्तों कुल 68 दोस्तों 68 कर आते थे। ठीक है दोस्तों, प्रधान हर गांव में होता था जो कि मालगुजारी वसूल करता था। चंद राजाओं में जो है भूमि के स्वामी को थातवान आदि कहा जाता था। और चंद राजाओं में भूमि की माप किस्म के आधार पर की जाती थी दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि 68 प्रकार के कर लिए जाते थे दोस्तों चंद शासन के समय। ठीक है, तो आप यह याद रखेंगे। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 25 जुलाई। 25 जुलाई दोस्तों, 25 जुलाई 1944 को दोस्तों 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी। और 25 जुलाई 1946 से प्रतिवर्ष लगातार जो है दोस्तों श्रीदेव सुमन स्मृति या बलिदान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर बात करें श्रीदेव सुमन के बारे में दोस्तों, इनका जन्म 25 मई 1916 को दोस्तों 25 मई 1916 को श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी के जोल गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम श्रीदत्त बडोनी था दोस्तों। 1937 में सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित हुई थी इनकी। 23 जनवरी 1939 को देहरादून के चक्कूवाला में जो है टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इनका कथन आता है श्रीदेव सुमन का, तुम मुझे तोड़ सकते हो परंतु मोड़ नहीं सकते दोस्तों। और 21 फरवरी 1944 को इन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था। तो यह कुछ अन्य तथ्य भी याद रखेंगे। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया दोस्तों? तो जो राइफलमैन है गब्बर सिंह नेगी, उन्हें किस युद्ध के लिए मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूवे चैपल के युद्ध में दोस्तों। न्यूवे चैपल के युद्ध में दोस्तों राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को जो है दोस्तों मरणोपरांत जो है विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया दोस्तों न्यूवे चैपल के युद्ध में। न्यूवे चैपल कहाँ पर स्थित है दोस्तों?
फ्रांस में स्थित है दोस्तों। फ्रांस में न्यूवे चैपल स्थित है दोस्तों। और इस युद्ध में दोस्तों असीमित वीरता यानी कि साहस और वीरता के लिए जो है दोस्तों इन्हें विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया। बात कर लेते हैं वीर गब्बर सिंह के बारे में। तो दोस्तों वीर गब्बर सिंह का जो संबंध है टिहरी जिले से, दोस्तों वीर गब्बर सिंह का संबंध जो है टिहरी जिले से है। इनको विक्टोरिया क्रॉस 1900 कब दोस्तों बताइए कब प्रदान किया गया? तो 1915 में। 1915 में जो है वीर गब्बर सिंह नेगी को जो है विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया दोस्तों। और 21 अप्रैल को टिहरी के चंबा में प्रतिवर्ष चंबा चौक पर वीर गब्बर सिंह की याद में जो है वीर गब्बर सिंह मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो यह याद रखेंगे आपकी वीर गब्बर सिंह मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो कहाँ किया जाता है बताइए वीर गब्बर सिंह मेले का आयोजन? तो टिहरी के चंबा चौक पर प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को वीर गब्बर सिंह मेले का आयोजन किया जाता है। इनको विक्टोरिया क्रॉस 1915 में दिया गया और राज्य के दूसरे व्यक्ति विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले। पहले व्यक्ति तो कौन है दोस्तों? 1914 में दरबान सिंह नेगी को दिया गया विक्टोरिया क्रॉस। और वह किस युद्ध में लड़े थे? तो फर्स्ट वर्ल्ड के युद्ध में। फर्स्ट वर्ल्ड के युद्ध में जो है दोस्तों वह लड़े थे और 1914 में उन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो अब बिना देर करते हुए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित किस राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो दोस्तों मई 1938 पूरी डेट के साथ याद रखेंगे 5 मई 1938 दोस्तों। 5 मई 1938 को 5 मई 1938 को दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन होता है दोस्तों। तो उसमें जो है किस किसने भाग लिया दोस्तों? तो देख लेते हैं ऑप्शन के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों श्रीदेव सुमन ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, तो इन्होंने भी भाग लिया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने, यानी कि श्रीदेव सुमन, जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने, इन तीनों ने जो है दोस्तों 5 मई 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में भाग लिया था जो श्रीनगर गढ़वाल में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव द्वारा होनी थी, किंतु उनकी अनुपस्थिति के कारण जो है इसकी अध्यक्षता जो है प्रताप सिंह ने की दोस्तों। और इस सम्मेलन में श्रीदेव सुमन ने पहली बार जो है प्रत्यक्ष रूप से पृथक राज्य की मांग उठाई थी। और 1938 में ही पृथक राज्य की मांग को लेकर श्रीदेव सुमन ने किसकी दोस्तों? गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की श्रीदेव सुमन ने? तो 1938 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों 1938 में की दिल्ली में। और बाद को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? गणदेश सेवा संघ का नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ रख दिया गया दोस्तों। तो यह याद रखेंगे जानकारी दोस्तों। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन, अनाशक्ति आश्रम कोशानी संबंधित है दोस्तों। तो अनाशक्ति आश्रम जो कोशानी बागेश्वर में स्थित है दोस्तों वह किससे संबंधित है? बताइए कि जो अनाशक्ति आश्रम है कोशानी का बागेश्वर में स्थित है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी से। अनाशक्ति आश्रम कोशानी का महात्मा गांधी से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी की शिष्या आती है सरला बहन। ठीक है दोस्तों, सरला बहन, इनका मूल नाम क्या था? मिस कैथरीन हाइलामैन दोस्तों। इन्होंने 1941 में दोस्तों 1941 में जो है दोस्तों सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम यानी कि कोसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों। और यहीं पर गांधी जी ने जो है गीता की भूमिका पर अनाशक्ति योग पर पुस्तक लिखी थी दोस्तों कोसानी में अनाशक्ति आश्रम में। ठीक है दोस्तों, अनाशक्ति आश्रम में जो है दोस्तों गांधी जी ने गीता की भूमिका पर अनाशक्ति योग पुस्तक लिखी थी, इसलिए अनाशक्ति आश्रम का संबंध जो है महात्मा गांधी से है दोस्तों। इसकी स्थापना 1941 में सरला बहन मिस कैथरीन हाइलामैन के द्वारा की गई थी दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों मरोज क्या है?
तो दोस्तों बताइए मरोज क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक जनजातीय त्योहार। दोस्तों मरोज क्या है, एक प्रकार का जनजातीय त्योहार है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे मरोज एक प्रकार का जो है जनजातीय त्योहार है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है दोस्तों। तो सभी को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भू अभिलेखों से दोस्तों। भू अभिलेखों से जो है उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 28 अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है दोस्तों। तो उत्तराखंड के किस जनपद में जो है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद में जो है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो यहाँ पर कौन सी धौलीगंगा की बात हो रही है दोस्तों, तो पूर्वी धौलीगंगा की, पूर्वी धौलीगंगा की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर, जो कि पिथौरागढ़ में बहती है दोस्तों, और यहीं पर धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो दोस्तों यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मैं आशा करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और विस्तृत रूप से समझ में आए होंगे दोस्तों। तो ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। हम आपके लिए नए नए प्रैक्टिस सेट जो है पूर्व और विगत वर्षों से संबंधित यूं ही लाते रहेंगे दोस्तों। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, धन्यवाद।